आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। हाँ जी बिल्कुल। आज के लेक्चर में हम पहले चैप्टर 5 के एमसीक्यूज करेंगे 51 से 75 और फिर उसके बाद हमारा जो ऑनगोइंग चैप्टर चल रहा है चैप्टर 1 उसके कंसेप्ट्स की तरफ चलेंगे। सबसे पहले एमसीक्यूज, पहले 51 से 60 तक अगर कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए जी। 58 कह रहा है, ए ड्राइवर विशेज टू बाय गैसोलीन एंड हैव हर कार वॉश्ड। शी फाइंड्स दैट द वॉश कॉस्ट ₹3 when she buys 19 gallons at ₹1 each, but that if she buys 20 gallons the car wash is free. Thus the marginal cost of the 20th gallons of gas is जी। अब देखिए वो कह रहे हैं कि जी अगर हम 19 गैलन्स बाय करते हैं और फिर वॉश करवाते हैं कार ₹3 में, फॉर एग्जांपल ₹3 में, तो उस सूरत में तो हमारी कॉस्ट जो होगी वो होगी ₹3 होंगी वॉश की और 19 गैलन्स एट द रेट ऑफ ₹1, ये टोटल कॉस्ट होगी। लेकिन अगर कह रहे हैं 20 गैलन परचेज करें तो वो कहते हैं जी कार वॉश जो है वो फ्री होगी। कह रहे हैं 20वें गैलन की प्राइस मार्जिनल कॉस्ट क्या होगी। अब हमने क्या करना है, बेसिकली हमने 19 गैलन और कार वॉश की कॉस्ट कैलकुलेट करनी है और फिर 20 गैलन और कार वॉश की कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो मार्जिनल कॉस्ट होगी एक्स्ट्रा, यानी 20वें यूनिट की। क्वेश्चन समझ आ गया? तो जरा बताइए कि क्या कॉस्ट है। अब देखें पहली ऑप्शन 19 गैलन्स प्लस कार वॉश, टोटल कॉस्ट कितनी हुई? 19 प्लस 3 कितनी कॉस्ट हुई टोटल? ये कैलकुलेट करके बताएंगे मेरे को। 22 19 एट द रेट ऑफ 1 प्लस 3 22। तो कह रहा है अगर 20 ऑप्शन सेकंड नेक्स्ट 20 गैलन परचेज करें प्लस कार वॉश, तो कहता है इस पे तो आपको कार वॉश फ्री होगी। ये 19 एट द रेट ऑफ 1 थे, ये प्लस 3 22 आ गया। अब 20 एट द रेट ऑफ 1 है प्लस 0 फ्री है। अब टोटल कॉस्ट कितने आए? तो मार्जिनल कॉस्ट क्या हुई? दोनों का डिफरेंस जो कि क्या है -2। तो करेक्ट ऑप्शन हमारी क्या हुई? ए -2। ठीक है, हाँ 20 - 22 एडिशनल कास्ट है ना, एडिशनल। अब चूंकि मार्जिनल कास्ट कम हो रही है, ये टोटल कास्ट कम हो रही है, इसलिए मार्जिनल कास्ट नेगेटिव है। भाई कुछ क्लियर हुआ? और भी क्वेश्चन? कैलकुलेशंस देख लें, क्योंकि कैलकुलेशन जिस क्वेश्चन में आती हैं वो बस आप हाथ छोड़ देते हैं उस पर जी। और कौन सा क्वेश्चन करें आप? 55 A monopolist gains more if elasticity of demand for his product is low, elasticity of demand for his product is high, demand elasticity does not change। बताइए मोनोपोलिस्ट कब ज्यादा उसका प्रॉफिट होगा, गेन ज्यादा होगा? कब? जब डिमांड इलास्टिक हो या इनइलास्टिक हो। इनइलास्टिक कहें या इलास्टिसिटी इज लो, एक ही बात है। इनइलास्टिक कहें या इलास्टिसिटी इज लो, एक ही बात है। ठीक है, इसी तरह इलास्टिक कहें या इलास्टिसिटी इज हाई, एक ही बात है। तो बताइए मोनोपोलिस्ट कब ज्यादा गेन होगा, कब ज्यादा प्राइस चार्ज कर सकेगा? जब डिमांड क्या होगी? इनइलास्टिक या इलास्टिसिटी लो होगी। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन उसने जो हमें दी हुई है वो ए है। ए हाई पे नहीं होगी। क्लियर हो गया ये भाई? और की क्वेश्चन 60 Which of the following is true if marginal cost is above average variable cost as output rises? अब ये वही क्वेश्चन, ठीक है। अगर
मार्जिनल कास्ट एवरेज वेरिएबल कास्ट से ज्यादा है। एवरेज वेरिएबल कास्ट एंड एवरेज कास्ट एक ही कंसेप्ट है तकरीबन, क्योंकि फिक्स कास्ट तो सेम रहती है। तो जो रिलेशनशिप एवरेज कास्ट और टोटल कास्ट का है, वही रिलेशनशिप जो रिलेशनशिप हमारा मार्जिनल कास्ट का और एवरेज कास्ट का है, वही रिलेशनशिप मार्जिनल कास्ट और एवरेज वेरिएबल कास्ट का है। यहां पे क्या कह रहा है कि अगर मार्जिनल कास्ट एवरेज वेरिएबल कास्ट से ज्यादा है, मार्जिनल कास्ट, ये एवरेज वेरिएबल कास्ट का भी तो इसी तरह की शेप होगी ना, याद है शटडाउन पॉइंट में बनाई थी। ये मार्जिनल कास्ट ए पॉइंट पे है इस वक्त फर्म या बी पे? बी पे। अगर ज्यादा है तो क्या होगा? कह रहा है एवरेज टोटल कॉस्ट मस्ट बी फॉलिंग एज, अगर आउटपुट बढ़े क्या एवरेज कॉस्ट कम हो रही होगी? नहीं, वो तो बढ़ रही होगी। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बढ़ रही है, एवरेज टोटल कॉस्ट भी बढ़ रही होगी, क्योंकि एवरेज टोटल कॉस्ट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का पैटर्न एक जैसा होता है। फर्क सिर्फ ये होता है कि एवरेज टोटल कॉस्ट थोड़ा सा अपर साइड पे होती है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से, वरना शेप दोनों की एक जैसी होती है। एवरेज फिक्स कॉस्ट मस्ट बी राइजिंग, एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या इंक्रीज हो रही होती है? वो तो डिक्रीज होती है हमेशा। एवरेज फिक्स कॉस्ट जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगी, एवरेज फिक्स कॉस्ट तो हमेशा डिक्रीज होगी। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मस्ट बी फॉलिंग, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट डिक्रीज हो रही होगी क्या? नहीं, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मस्ट बी राइजिंग, डी वाली ऑप्शन ठीक है। कह रहा है अगर इकोनॉमी इस पॉइंट पे है, फर्म इस पॉइंट पे है बी पे, जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी? बढ़ रही होगी। क्लियर? ये डायग्राम मैंने आपको पहले भी बताया था, ये अहम है, ठीक है। इसमें हमने डिसाइड करना होता है इस वक्त फर्म पॉइंट ए पे है या पॉइंट बी पे, उस लिहाज से बताते हैं कि आउटपुट बढ़ने या कम होने से क्या इफेक्ट होगा फर्म की कॉस्ट पर। जी और कोई क्वेश्चन? 60 तक कोई क्वेश्चन है तो पहले वो पूछिए। 60 तक कोई क्वेश्चन नहीं। नेक्स्ट 61 से 70 तक, 61 से 70 तक। जी मेरे भाई कौन सा पूछ रहे थे आप? 63। विच ऑफ द फॉलोइंग आर रूल्स अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट? कह रहा बताइए कौन सा रूल है एवरेज और मार्जिनल कॉस्ट का? पहला, व्हेन मार्जिनल कॉस्ट इज बिलो एवरेज कॉस्ट, व्हेन मार्जिनल कॉस्ट इज बिलो एवरेज कॉस्ट, इट इज पुलिंग एवरेज कॉस्ट डाउन। तो एवरेज कॉस्ट डाउन आ रही है, तो सही है बात क्या? बिल्कुल ठीक है। लेकिन चूंकि हमने अभी इस पे फौरन टिक नहीं लगाना, ऑल ऑफ द अबव की ऑप्शन भी है। जब ऑल ऑफ द अबव नन ऑफ द अबव हो तो फिर हम सारे ऑप्शंस को पढ़ के डिसीजन करते हैं। कह रहा है व्हेन मार्जिनल कॉस्ट इज अबव एवरेज कॉस्ट इज इट पुलिंग अप एवरेज कॉस्ट। जब मार्जिनल कॉस्ट ज्यादा एवरेज कॉस्ट से तो ये उसको इंक्रीज कर रही है। When marginal cost just equals average cost is constant, ये भी ठीक है। तो इसका मतलब हुआ हमारी करेक्ट ऑप्शन क्या होगी? डी, ऑल ऑफ द अबव। क्लियर हो गया? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? और कोई क्वेश्चन 70 तक? 66 फॉर द लॉ, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन था। फॉर द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू होल्ड, कह रहा है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न अप्लाई हो रहा है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न में क्या होता था? मार्जिनल प्रोडक्टिविटी बढ़ती थी कम, मेरे भैया। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न में मार्जिनल प्रोडक्टिविटी बढ़ती थी कम होती थी? कम होती थी, बिल्कुल ठीक। कह रहा है मिसिंग ब्लैक इन दिस टेबल मस्ट बी, कह रहा है ये जो क्वेश्चन मार्क है ये क्या होना चाहिए? 0 पे 0 क्वांटिटी, 1 पे कह रहा है आपने बताना है, 2 पे 8 है। अब उसने ऑप्शन दी हुई है 4। पहले मुझे क्वेश्चन मार्क की जगह 4 रख के बताइए कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या आती है। अगर फर्ज कीजिए टोटल प्रोडक्ट यहां क्वेश्चन मार्क में 4 हो, मार्जिनल प्रोडक्ट क्या आएगी? जरा आगे कॉलम लगा के बताएं। पता नहीं आप कैलकुलेशन से क्यों घबराते हैं? ज़बानी कलामी कैलकुलेशन करेंगे नहीं पता चलेगा सही। क्वांटिटी ऑफ लेबर, टोटल प्रोडक्ट
अब यहाँ पे कौन सा टेबल है जिसको बनाए बगैर हम नतीजे पे नहीं पहुंच सकते? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न है कि इंक्रीजिंग रिटर्न है कि कांस्टेंट रिटर्न है? मार्जिनल प्रोडक्ट का, मार्जिनल प्रोडक्ट का ये जो उसने टेबल दिया वो है 0 1 2 0 क्वेश्चन मार्क 8। कह रहा है बताइए इसमें से कौन सी ऑप्शन आएगी क्वेश्चन मार्क में कि डिमिनिशिंग रिटर्न होगा। डिमिनिशिंग रिटर्न कब होगा? जब मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी? डिक्रीज होगी ना, तो यहां पे तो 0। अब फर्ज कीजिए यहां पे अगर हम 4 कर लेते हैं तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या है? 4। और इस यहां पे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या होगी? यहां पे भी 4 ही होगी। एग्री करते हैं इससे? अब मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है कांस्टेंट है, तो ये कौन से वाला रिटर्न? इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग रिटर्न है क्या? इसका मतलब 4 करेक्ट ऑप्शन नहीं है, 4 करेक्ट ऑप्शन नहीं। अच्छा फिर कह रहे हैं 2, अगर 2 हो जाए यहां पे क्वेश्चन मार्क की जगह 2 हो जाए फिर क्या होगा? यूनिट 1 पे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कितनी आएगी? 2 पे। अब ये कौन सा रिटर्न है? ये भी इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन कब होगी? मोर देन 4। कोई एज्यूम कर लेते हैं 5 6 कर लें, ये लें। अगर क्वेश्चन मार्क की जगह 6 हो तो फिर यहां पे हमारी क्या आएगी? मार्जिनल प्रोडक्टिविटी और 2। अब ये डिक्रीजिंग रिटर्न है। इसका मतलब ये हुआ क्वेश्चन मार्क में क्या आना चाहिए? मोर देन 4। मोर देन 4। भाई समझ आया कि नहीं है? जी 70 तक और कोई क्वेश्चन? 70 तक कोई क्वेश्चन नहीं। 71 से 75 तक। 71 कह रहे प्रोडक्शन फंक्शन डिस्क्राइब्स। ए प्रोडक्शन फंक्शन जो है वो क्या बताता है? प्रोडक्शन फंक्शन किसका किसके साथ रिलेशनशिप है? ये आपको याद होगा बताया था। क्या प्रोडक्शन फंक्शन में कॉस्ट कवर होती हैं? नहीं, प्रोडक्शन फंक्शन सिर्फ इनपुट और आउटपुट का रिलेशनशिप बताता है। कह रहा है हाउ इनपुट प्राइस चेंज एज द फर्म चेंजेस इट्स आउटपुट लेवल? नहीं। हाउ मच आउटपुट यू विल गेट फ्रॉम ए गिवन अमाउंट ऑफ इनपुट? ये आउटपुट और इनपुट का रिलेशनशिप है। लेवल ऑफ आउटपुट दैट फर्म शुड ऑप्टिमली प्रोड्यूस एट ईच प्राइस लेवल? नहीं। रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड? बिल्कुल भी नहीं, तो लॉ ऑफ डिमांड है। ऑल दी अबव गलत। बी ऑप्शन करेक्ट है कि जो प्रोडक्शन फंक्शन है ये हमें क्या बता रहा होता है? इनपुट और आउटपुट का रिलेशनशिप। जी और कोई क्वेश्चन? 73 लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स होल्ड्स दैट। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न का मतलब क्या है? टोटल प्रोडक्ट ऑफ एनी इनपुट मस्ट इवेंचुअली रीच ए मैक्सिमम। टोटल प्रोडक्ट ऑफ एनी इनपुट मस्ट इवेंचुअली रीच ए मैक्सिमम एंड फॉल एज द एम्प्लॉयमेंट ऑफ दैट इनपुट इंक्रीजेस। नहीं, टोटल प्रोडक्ट तो नॉर्मली इंक्रीज ही करती है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न ये तो नहीं बताता। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न बताता क्या है वैसे? मार्जिनल यूटिलिटी, मार्जिनल कॉस्ट बताता है। शाबाश। क्या बताता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न? कि अगर आप इनपुट को इंक्रीज करते जाएंगे तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी डिक्रीज होगी। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, टोटल प्रोडक्टिविटी तो नहीं कहा था। चलिए, तो इसका मतलब है टोटल प्रोडक्ट, ए में टोटल प्रोडक्टिविटी कह रहा है, ये गलत कह रहा है। बी द एवरेज प्रोडक्ट ऑफ एनी इनपुट मस्ट इवेंचुअली रीच ए मिनिमम एंड राइज एज द एम्प्लॉयमेंट ऑफ ऑल इनपुट। नहीं, डिमिनिशिंग रिटर्न में ना टोटल का कोई काम है ना एवरेज का काम है। काम है तो मार्जिनल प्रोडक्ट का, और मार्जिनल प्रोडक्ट की ऑप्शन सी और डी दोनों में दी है। इसका मतलब सी और डी में से कोई एक ऑप्शन करेक्ट है। मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ एनी इनपुट शुड इवेंचुअली बिगिन टू डिक्लाइन एज द एम्प्लॉयमेंट ऑफ दैट इनपुट इंक्रीजेस। कह रहा है जैसे जैसे उसको इनपुट को ज्यादा एम्प्लॉय करते रहेंगे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन करेगी। ठीक है। और फिर कह रहा है द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इनपुट शुड इवेंचुअली बिगिन टू फॉल एज द एम्प्लॉयमेंट ऑफ ऑल इनपुट्स इंक्रीजेस प्रोपोर्शनेटली। अब देखिए दोनों में फॉल आ रहा है, डिक्रीज हो रही है।
लेकिन फर्क क्या है सी और डी में? सी में कह रहा है कि जी उस इनपुट, स्पेसिफिक इनपुट की क्वांटिटी को इंक्रीज कर रहे हैं, और डी में कह रहा है ऑल इनपुट की क्वांटिटी को इंक्रीज कर रहे हैं। यही डिफरेंस है शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में। डी बेसिकली है रिटर्न टू स्केल, ठीक है, रिटर्न टू स्केल, और जो सी है ये हमारा लॉज ऑफ रिटर्न है। दोनों में फर्क ये है, क्योंकि जब एक सिर्फ आप इनपुट को इंक्रीज कर रहे हो तो वो हमारा शॉर्ट रन का लॉ होता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हुई? सी। क्यों करेक्ट ऑप्शन सी क्यों हुई? हाँ जी, क्योंकि जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न है ये शॉर्ट रन का लॉ है, इसमें सिर्फ एक इनपुट इंक्रीज होगा, सारे के सारे इनपुट इंक्रीज नहीं होंगे जी। और कोई क्वेश्चन? 75 तक कोई क्वेश्चन नहीं? चलिए इसको क्लोज कर देते हैं फिर। कल के लिए 76 से 100, ठीक है। जी लेक्चर में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए, प्रीवियस लेक्चर में से कोई क्वेश्चन। जी कोई क्वेश्चन नहीं? प्रीवियस लेक्चर में से कोई क्वेश्चन नहीं पूछना चाहता? चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करें। अटेंटिव है? आज के लेक्चर में हम 3 कंसेप्ट स्टडी करेंगे। एक, पार्टिसिपेंट्स आर एजेंट्स ऑफ इकोनॉमी, ये किनको कहते हैं। दूसरा, बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है। और तीसरा कंसेप्ट है हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। 3 कंसेप्ट, पार्टिसिपेंट्स आर एजेंट्स ऑफ इकोनॉमी, बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। पार्टिसिपेंट्स आर एजेंट्स ऑफ इकोनॉमी किनको कहते हैं? उन लोगों को जिनको हम अपनी इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं, जो हमारे किसी भी इकोनॉमिक मॉडल में डिसीजन मेकर्स होते हैं, पार्टिसिपेंट्स होते हैं, या किसी भी इकोनॉमिक थ्योरी में जिन लोगों को डिस्कस करते हैं उन्हें हम कहते हैं एजेंट या पार्टिसिपेंट्स। इकोनॉमी में, इकोनॉमिक्स में जब कभी हम डिसीजन करेंगे इन्हीं 4 में से किसी एक को डिस्कस कर रहे होंगे। ये हमारे प्लेयर्स ऑफ द मार्केट हैं, यानी इकोनॉमी में हम इन्हीं 4, जितनी भी हमारी इकोनॉमिक्स थ्योरीज हैं इन्हीं 4 के गिर्द घूमते हैं। इनको कहते हैं मार्केट जो एजेंट्स हैं या पार्टिसिपेंट्स। ये कौन लोग हैं? ये है एक हाउसहोल्ड, जिसको हम इंडिविजुअल का नाम भी देते हैं, जिसको हम कंज्यूमर का नाम भी देते हैं। एक है फर्म, जिसे हम प्रोड्यूसर का नाम भी देते हैं, सेलर का नाम भी देते हैं। एक है गवर्नमेंट, जिसे स्टेट का नाम भी देते हैं। और एक है फॉरेन ट्रेडर्स, जिसे हम इंपोर्टर और एक्सपोर्टर का नाम भी देते हैं। ठीक है, आपको याद होगा जब हमने इकोनॉमिक्स स्टार्ट की थी तो मैंने आपको बताया था माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम कौन से वाले 2 मार्केट पार्टिसिपेंट को स्टडी करते हैं? हाउस होल्ड और फर्म को। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में किनको स्टडी करते हैं? गवर्नमेंट और फॉरेन ट्रेडर्स को। क्योंकि यही 4 पार्टिसिपेंट्स हैं जिनके बारे में हमने स्टडी करना है। तो इकोनॉमिक्स के जिस मॉडल में हम इन 2 को स्टडी करते हैं उन्हें कहते हैं हम माइक्रो इकोनॉमिक्स, और गवर्नमेंट और फॉरेन ट्रेडर्स को स्टडी करना ये क्या कहलाता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्लियर हो गया? हाउसहोल्ड किसको कहते हैं? जो चीजों को कंज्यूम करते हैं। फर्म किसको कहते हैं? जो चीजों को प्रोड्यूस करते हैं। गवर्नमेंट किसको कहते हैं? जो सोसाइटी को गवर्न करती है, सोसाइटी को गवर्न करते हैं। फॉरेन ट्रेडर किसको कहते हैं? जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करेंगे। है सिंपल कंसेप्ट, पहले हमने पढ़ा भी हुआ है शायद। क्लियर यहां तक?
एक दो चीजें एडिशनल आपके साथ शेयर कर रहा हूं। अगर हम किसी इकोनॉमिक्स थ्योरी में एज्यूम कर सिर्फ हमने बायर और सेलर, हाउस होल्ड और फर्म को डिस्कस करना हो, गवर्नमेंट और फॉरेन ट्रेडर को डिस्कस नहीं करना, किसी इकोनॉमिक थ्योरी में हम सिर्फ हाउस होल्ड और फर्म को डिस्कस करना चाह रहे हैं, तो हम कहते हैं जी हमने एज्यूम किया ये इकोनॉमी है सिंपल इकोनॉमी। सिंपल इकोनॉमी का मतलब है एज्यूम किया जाता है कि इस इकोनॉमी में सिर्फ बायर्स और सेलर्स हैं और बाकी के दो मार्केट पार्टिसिपेंट्स नहीं हैं। किसी वजह से हो सकता है हमने सिर्फ इन्हीं दो का एनालिसिस करना हो, तो हम क्या कहते हैं, एज्यूम किया इकोनॉमी कौन सी है, सिंपल। सिंपल इकोनॉमी का मतलब है कि हम गवर्नमेंट और फॉरेन ट्रेडर्स को डिस्कस नहीं कर रहे हैं। अगर किसी इकोनॉमी में हमने किसी मॉडल थ्योरी में हाउस होल्ड को भी डिस्कस करना है, फर्म को भी करना है, गवर्नमेंट को भी करना है, तो इसको हम कहते हैं क्लोज्ड इकोनॉमी। क्लोज्ड इकोनॉमी, क्लोज्ड इकोनॉमी में हम बायर को भी डिस्कस करते हैं, हम सेलर को भी डिस्कस करते हैं, प्लस गवर्नमेंट को भी डिस्कस करते हैं। और अगर हमने अपनी थ्योरी को मजीद बढ़ाना हो, इसमें फोर्थ और लास्ट मार्केट पार्टिसिपेंट यानी फॉरेन ट्रेडर्स को भी ऐड करना है, तो हम कहते हैं ये इकोनॉमी है ओपन इकोनॉमी। ओपन इकोनॉमी यानी कोई ट्रेड बैरियर्स वगैरह नहीं है, आप दूसरे मुल्कों के साथ भी ओपनली ट्रेड कर सकते हैं। ओपन इकोनॉमी में इस मॉडल में बायर भी होते हैं, सेलर भी होते हैं, गवर्नमेंट भी है और फॉरेन ट्रेडर्स भी है। जी ये टर्म समझ आई, सिर्फ टर्म समझा रहा हूं ताकि आगे चल के जब हम यूज करें तो आप कंफ्यूजन का शिकार ना हो कि सिंपल इकोनॉमी किसको कहते हैं, क्लोज्ड इकोनॉमी किसको कहते हैं, ओपन इकोनॉमी किसको कहते हैं। जब हम एज्यूम करेंगे इकोनॉमी सिंपल है तो इसका मतलब है हम सिर्फ हाउस होल्ड और फर्म का डिस्कस कर रहे होंगे, हम गवर्नमेंट और फॉरेन ट्रेडर को डिस्कस नहीं कर रहे होंगे। ये टर्म समझ आ गए। अच्छा, गवर्नमेंट के बारे में आपके ख्याल में मुझे बताइए, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए? दो ऑप्शंस आपको दे रहा हूं। पहली ऑप्शन, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी ये कि मुल्क में जितने भी ताजर हजरात और ख़रीदार हैं इनको सहूलियात मुहैया करे, इनकी जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ करे, मार्केट में इनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करे और ऐसा सिस्टम प्रोवाइड करे कि इनके लिए ख़रीदना और बेचना आसान हो। पहली ऑप्शन है। दूसरी ऑप्शन, गवर्नमेंट ये सारे काम भी करे प्लस मार्केट में खुद भी बेचना शुरू कर दे चीज़ों को, मार्केट में इंटरफेयर करे, लोग कंज्यूमर को खुद भी चीजें प्रोवाइड करना शुरू कर दे। कितने स्टूडेंट्स का ख्याल है कि गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस सिर्फ सिक्योरिटी मेजर्स की हद तक होनी चाहिए मार्केट में? जरा हाथ उठा के बताइए। कितने स्टूडेंट्स का ख्याल है कि गवर्नमेंट को खुद भी मार्केट में चीजों की सप्लाई को कंट्रोल करना चाहिए? जी चलें थोड़ा आर्गुमेंट ले लेते हैं। जी पहले वो स्टूडेंट जिनका ये ख्याल था कि गवर्नमेंट को मार्केट में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, कौन स्टूडेंट थे? जरा हाथ उठाइए, आप बताइए, आपके ख्याल में आर्गुमेंट दीजिए, क्यों आप कह रहे हैं कि गवर्नमेंट को मार्केट में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए? शाबाश शाबाश, इन्होंने बिल्कुल अच्छा पॉइंट रेज किया। इन्होंने कहा सर अगर गवर्नमेंट खुद मार्केट में आके चीजों को प्रोवाइड करना शुरू कर देगी तो ये सेलर्स के लिए नुकसानदेह की बात है, क्योंकि गवर्नमेंट कंज्यूमर को फेवर करेगी और मुल्क में जो इन्वेस्टमेंट के लिए सेलर्स आ रहे हैं, इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, वो डिस्करेज होंगे। बिल्कुल ठीक। अच्छा, जो स्टूडेंट कहते हैं कि नहीं गवर्नमेंट को सप्लाई करना चाहिए, मार्केट में इंटरफेयर करना चाहिए, वो कौन से लोग थे? हाथ उठाइए जरा, आपका क्या आर्गुमेंट है?
ये है कि अगर गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करेगी मोनोपोली बन जाएगी और उससे जो है कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन होगी। बेहतरीन, इन्होंने भी बड़ा अच्छा आर्गुमेंट दिया। इन्होंने कहा सर अगर गवर्नमेंट मार्केट में इंटरफेयर नहीं करेगी तो प्राइवेट फर्म्स की मोनोपोली बन जाएगी, वो अपने ज्यादा से ज्यादा प्राइस चार्ज करेंगी जो कि अल्टीमेटली कंज्यूमर के लिए नुकसानदेह। अब देखिए पॉइंट दोनों वैलिड है। इसी तरह इकोनॉमिस्ट भी डिवाइडेड है। कुछ इकोनॉमिस्ट ये कहते हैं कि गवर्नमेंट को मार्केट में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, प्रोडक्शन प्रोसेस में सिक्योरिटी मेजर्स वगैरह के लिए जो वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पूरी करे, लेकिन सप्लाई करने के लिए मार्केट में पार्टिसिपेट ना करे, इंटरफेयर ना करे। ऐसे स्कूल ऑफ थॉट के जो लोग होते हैं ये कहते हैं मार्केट को होना चाहिए फ्री इकोनॉमी। फ्री इकोनॉमी या मार्केट इकोनॉमी का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट मार्केट में इंटरफेयर ना करे, बायर और सेलर्स खुद ही डिसाइड कर लें जो भी डिसीजन मेकिंग करनी है। दूसरे जिन लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि नहीं गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना चाहिए मार्केट में, वो कहते हैं जी मार्केट को होना चाहिए प्लान्ड इकोनॉमी या कमांड इकोनॉमी। प्लान्ड इकोनॉमी या कमांड इकोनॉमी का कंसेप्ट क्या है कि इकोनॉमी को गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही हो, क्योंकि अगर इकोनॉमी को हमने प्राइवेट इन्वेस्टर पे छोड़ दिया तो ये तो अपने ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट के चक्कर में कंज्यूमर जो है इसकी एक्सप्लॉयटेशन करेंगे। दोनों स्कूल ऑफ थॉट है। एक तीसरा स्कूल ऑफ थॉट भी है, वो इन दोनों के दरमियान का मिक्स्ड इकोनॉमी। वो कहता है जो जरूरियातें जिंदगी की चीजें हैं ना, जैसे पानी, बिजली, गैस वगैरह, इनके ऊपर तो गवर्नमेंट चले रेगुलेशंस लगा दे सप्लाई के ऊपर। अब जो बाकी की चीजें हैं उनके ऊपर कोई रेगुलेशन नहीं होनी चाहिए। ये दरमियान, इसे कहते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। तो गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट के लिहाज से हम इकोनॉमी को 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं, फ्री इकोनॉमी या मार्केट इकोनॉमी, दूसरा प्लान्ड इकोनॉमी या कमांड इकोनॉमी, और तीसरा मिक्स्ड इकोनॉमी। फ्री इकोनॉमी या मार्केट इकोनॉमी का कंसेप्ट क्या है कि गवर्नमेंट मार्केट में बिल्कुल इंटरफेयर ना करे। प्लान्ड इकोनॉमी या मार्केट इकोनॉमी का कंसेप्ट क्या है कि सारी की सारी मार्केट गवर्नमेंट के कंट्रोल में हो। मिक्स्ड इकोनॉमी का कंसेप्ट क्या है कि गवर्नमेंट कुछ सेक्टर्स अपने कंट्रोल में रखे और बाकियों को फ्री कर दे। यह है मिक्स्ड इकोनॉमी। अभी सिर्फ कंसेप्ट दिया, फर्दर कुछ नहीं बढ़ा रहा। बताइए क्या पार्टिसिपेंट्स या एजेंट्स वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया? मार्केट में कितने पार्टिसिपेंट हैं? 4। कौन कौन से? हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट, फॉरेन ट्रेडर्स। अगर हम किसी इकोनॉमिक थ्योरी में हाउस होल्ड और फर्म इन दो को एनालिसिस कर रहे हो, अगर हम हाउस होल्ड, फर्म और गवर्नमेंट का भी एनालिसिस कर रहे हैं, अगर हम फॉरेन ट्रेडर्स को भी ऐड कर देते हैं, ओपन इकोनॉमी। ये टर्म जहन में रखिएगा, सिंपल इकोनॉमी, क्लोज्ड इकोनॉमी और ओपन इकोनॉमी। ये बाद में जब यूज होंगी तो आपको अपने जहन में ये कंसेप्ट लाना होगा कि इसमें 2 लोग शामिल है, 3 पार्टिसिपेंट है या 4 है। नेक्स्ट, बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम। बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है? देखें हमने थ्योरी पढ़ी। मुझे ये बताइए, ये अनलिमिटेड वांट्स एंड लिमिटेड रिसोर्सेज, ये कंसेप्ट हमें किस इकोनॉमिस्ट ने दिया था? एडम स्मिथ ने, अल्फ्रेड मार्शल ने या रॉबिन्स ने? रॉबिन्स ने। तो आप एग्री करते हैं कि ये कंसेप्ट वैलिड है, यानी हर इंसान जो है उसके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और अनलिमिटेड वांट्स है। इसका मतलब है उसने फैसला करना है, चॉइस करनी है क्या कि कैसे वो अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को एलोकेट करे अनलिमिटेड वांट्स में। जैसे फर्ज कीजिए एक बंदा जो है वो घर से निकलता है, उसके पास 100 रुपये है। अब वो घर से बर्गर लेने के लिए निकला, रास्ते में उसे पता सिनेमा देखा, उसने देखा कोई मूवी लगी हुई है। अब उसके पास 100 रुपये में एक काम हो सकता है, सिर्फ यहाँ फॉर एग्जाम्पल वो मूवी देख सकता है, यहाँ बर्गर खा सकता है। दोनों काम तो नहीं कर सकता। उसके पास देखे रिसोर्सेज लिमिटेड है लेकिन उसकी वांट्स अनलिमिटेड है, वो दोनों काम करना चाहते, कर नहीं सकता। अब यहाँ पे बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम शुरू होती है कि उसे क्या करना चाहिए, वो कैसे एलोकेट करे अपने रिसोर्सेज को, कैसे एलोकेट, ये डिसीजन करना, इसे कहते हैं बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम या बेसिक इकोनॉमिक क्वेश्चंस। कि हमारे पास, हमारी सोसाइटी के पास
हमारे मुल्क में रिसोर्सेज लिमिटेड है और जो वांट्स है वो अनलिमिटेड है। तो बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम का मतलब ये है कि हम कैसे अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को अनलिमिटेड वांट्स में एलोकेट करेंगे। यह है बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इसे बेसिक इकोनॉमिक क्वेश्चंस भी कहते हैं। कहते हैं इसीलिए डिसीजन करना पड़ता है फर्म्स को, डिसीजन करना पड़ता है गवर्नमेंट्स को। क्या डिसीजन करने पड़ते हैं? व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। देखें, अगर तो अनलिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं फर्म के पास तो वो क्या प्रोड्यूस करती? एवरीथिंग। ठीक है। हाउ टू प्रोड्यूस, किसी भी तरीके से। फॉर हुम टू प्रोड्यूस, हर एक इंसान के लिए, सबके लिए, अगर अनलिमिटेड रिसोर्सेज होते। लेकिन क्या फर्म्स के पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज हैं? क्या गवर्नमेंट्स के पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज हैं? नहीं। इसीलिए उन्हें फैसला करना पड़ता है, डिसीजन करने पड़ते हैं। क्या? व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करें। सारी गुड्स प्रोड्यूस नहीं कर सकते, गुड ए करें कि बी करें कि सी करें। फॉर हाउ टू प्रोड्यूस, किस तरीके से प्रोडक्शन करनी चाहिए हमें, कौन से हमें रिसोर्सेज को यूज करना चाहिए। और फॉर हुम टू प्रोड्यूस, किन लोगों के लिए प्रोड्यूस करना चाहिए। तो बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम या बेसिक इकोनॉमिक क्वेश्चंस क्या हैं कि रिसोर्सेज लिमिटेड और वांट्स अनलिमिटेड होने की वजह से हमें डिसीजन मेकिंग करना पड़ती है, फर्म्स को भी गवर्नमेंट को भी। क्या? कि व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस किया जाए, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस में फॉर एग्जांपल कह रहा है क्या प्रोड्यूस करें, कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस करें या कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करें। कैपिटल गुड्स क्या होती है? इसे इन्वेस्टमेंट गुड भी कहते हैं। कैपिटल गुड्स को इन्वेस्टमेंट गुड्स भी कहते हैं। ऐसी गुड्स जो दूसरी चीजों को प्रोड्यूस होने के लिए, जो जिनको यूज किया जाता है दूसरी गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए, उन्हें कहते हैं कैपिटल गुड्स। और ऐसे गुड्स जिनको कंज्यूमर कंज्यूम करता है, जो दूसरी चीजें प्रोड्यूस होने के लिए इस्तेमाल नहीं होती, कंज्यूमर कंज्यूम करता है, उन्हें कहते हैं कंज्यूमर गुड्स। ठीक है। इसको आपने अकाउंटिंग के कंसेप्ट्स, करंट एसेट, फिक्स एसेट के साथ मिक्स नहीं करना, वो डिफरेंट कंसेप्ट है। उनका ताल्लुक होता है टाइम पीरियड से, इनका ताल्लुक है यूज से। अगर कोई चीज इस्तेमाल हो रही है दूसरी चीजों को प्रोड्यूस करने में, उसे हम इकोनॉमिक्स में क्या कहते हैं? कैपिटल गुड्स या इन्वेस्टमेंट गुड। और अगर कोई चीज को कंज्यूमर इस्तेमाल कर रहे हैं, कंज्यूमर गुड्स। टीवी बताइए कैपिटल गुड है या कंज्यूमर गुड्स है? कंज्यूमर गुड। मशीनरी कैपिटल गुड। ठीक है। तो हमें क्या प्रोड्यूस करना है, कैपिटल गुड या कंज्यूमर? अनलिमिटेड सोर्सेज नहीं है, सारी चीजें प्रोड्यूस नहीं कर सकता। हाउ टू प्रोड्यूस, किस तरीके से प्रोड्यूस किया जाए, मतलब रिसोर्सेज क्या यूज करें, कौन सा मेथड यूज करें। फॉर हुम टू प्रोड्यूस, किन लोगों के लिए प्रोडक्शन की जाए, जो प्रोड्यूस करेंगे किनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, किस क्वांटिटी में करेंगे। कुछ बात समझ आई? ये अब कंसेप्ट समझ आएगा एग्जाम्पल से। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू। अभी सिर्फ आपको अल्फाज याद हुए होंगे, कंसेप्ट सही समझ नहीं आया, एग्जाम्पल से समझते हैं। मैंने आपको दो एक्सट्रीम एग्जाम्पल बताई मार्केट इकोनॉमी की, एक है फ्री इकोनॉमी, एक है प्लान्ड इकोनॉमी। फर्ज कीजिए ये अनलिमिटेड रिसोर्सेज किस इकोनॉमी में है? किसी में भी नहीं, दोनों में लिमिटेड। इसका मतलब है बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम हर तरह की मार्केट में है। वो फ्री इकोनॉमी में भी है, वो प्लान्ड इकोनॉमी में भी है, मिक्स में भी है। फ्री इकोनॉमी में गवर्नमेंट है। इमेजिन कीजिए कि हम जिस इकोनॉमी का एनालिसिस कर रहे हैं फ्री है, उसमें इसका मतलब क्या है? प्रोड्यूसर जो करना चाहे कर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है, गवर्नमेंट ने कोई कानून साजी नहीं, गवर्नमेंट इंटरफेयर कर ही नहीं रही मार्केट में। बताइए फ्री इकोनॉमी में जो एंटरप्रेन्योर है, जो प्रोड्यूसर है, क्या डिसीजन करेगा? व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या है वो क्या प्रोड्यूस करेगा? दो एग्जांपल दे रहा हूं। वो प्रोड्यूस करेगा गंदम, वो रोटी प्रोड्यूस करेगा, फूड आइटम्स प्रोड्यूस करेगा। या दूसरी ऑप्शन, वो प्रोड्यूस करेगा महंगी गाड़ी, वो प्रोड्यूस करेगा महंगे कपड़े। बताइए वो नेसेसिटीज ऑफ लाइफ यानी फूड आइटम्स प्रोड्यूस करेगा कि महंगी गुड्स प्रोड्यूस करेगा, जैसे गाड़ियां, जैसे क्लॉथ्स, जूते वगैरह।
वो क्या, वो महंगी चीजें प्रोड्यूस, क्यों? क्योंकि उनमें प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा है, उनमें ये है व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या चीज प्रोड्यूस करूं। वो ये डिसीजन किस चीज को सामने रख के करेगा? क्या वो ये देखेगा लोगों को किस चीज की जरूरत है, या ये देखेगा किसमें प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा है? इसका मतलब फ्री इकोनॉमी में भी तीनों डिसीजन होंगे, लेकिन फ्री इकोनॉमी में व्हाट टू प्रोड्यूस किस बेस पे डिसाइड किया जाएगा? प्रॉफिट मार्जिन के। जिस चीज की प्राइस ज्यादा है उसको प्रोड्यूस किया जाएगा। व्हाट टू हाउ टू प्रोड्यूस में है, कैसे प्रोड्यूस किया जाएगा? दो ऑप्शंस हैं फ्री इकोनॉमी में। पहली ऑप्शन ये है कि प्रोडक्शन मेथड जो है, देखिए रिसोर्सेज है और विच मेथड, क्या इंसानों को हायर करके वर्कर्स को उससे प्रोडक्शन ली जाए या कि मशीनों को यूज किया जाए? यह है वर्ड रिसोर्सेज, मशीनें इस्तेमाल करनी है कि वर्कर्स। अब देखें एक इन्वेस्टर जो है, गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं कर ली, वो किस चीज को सामने रख के डिसीजन करेगा? मशीनों को। वो कहेगा जी प्रोडक्शन जो है, जो मजदूर है वो तो हड़ताल करते हैं, वो तो सैलरी में इंक्रीज भी मांगते हैं, मशीनों में कोई मसला नहीं है, ये गलतियां भी कम करती है, ठीक है। अच्छा, लोग बेरोजगार हो जाएंगे, क्या फ्री इकोनॉमी में एंटरप्रेन्योर को इससे गर्ज है? नहीं। वो तो अच्छा अपनी कॉस्ट देखेगा। विच मेथड टू यूज, कौन सा मेथड? दो मेथड है। एक मेथड है जिसमें पोल्यूशन कम होती है, लेकिन उसमें कॉस्ट ज्यादा है। दूसरा मेथड है जिसमें कॉस्ट कम है लेकिन पोल्यूशन ज्यादा है, वो दूसरा। डिसीजन मेकिंग ये भी कर रहा है, लेकिन इसकी बेसिस ऑफ डिसीजन डिफरेंट है। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू, फॉर होम टू प्रोड्यूस, किन के लिए प्रोड्यूस करेगा? जो प्राइस पे कर सकते हैं उनके लिए या सबके लिए? जो प्राइस पे कर सकते हैं। ये डिसीजन किए तीनों, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, फ्री इकोनॉमी में। अब दोबारा से इस कंसेप्ट को पढ़ते हैं प्लैन्ड इकोनॉमी के साथ। अब एज्यूम कीजिए प्लैन्ड इकोनॉमी है, गवर्नमेंट है, सारे डिसीजन गवर्नमेंट ने करने हैं। डिसीजन अब भी यही होंगे क्योंकि प्लैन्ड इकोनॉमी में रिसोर्सेज लिमिटेड ही है, लेकिन अब बेसिस ऑफ डिसीजन डिफरेंट होगी। अब व्हाट टू प्रोड्यूस, गवर्नमेंट क्या डिसाइड करेगी? जिसकी प्राइस ज्यादा है उसको प्रोड्यूस करेगी, या जो कि नेसेसिटी ऑफ लाइफ है, लोगों की जरूरत है, नेसेसिटी ऑफ लाइफ। हाउ टू प्रोड्यूस, जी बताइए, व्हाट रिसोर्सेज, गवर्नमेंट मशीनरी को यूज करेगी या वर्कर्स को? क्योंकि अगर मशीनरी को यूज करते हैं तो अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा हो जाएगी। गवर्नमेंट को, प्राइवेट इन्वेस्टर को इस चीज से गर्ज नहीं है, लोग बेरोजगार होते हैं तो होते रहे, उसे अपने मुनाफे से गर्ज है। लेकिन गवर्नमेंट मुनाफे के लिए काम नहीं करते, उससे यह भी देखना क्या लोगों के पास रोजगार है कि नहीं। तो गवर्नमेंट फिर मशीनरी को नहीं बल्कि वर्कर को यूज करेगी। विच मेथड, कौन सा मेथड अडॉप्ट करेगी? अब देखिए एंटरप्रेन्योर को इस चीज से गर्ज नहीं है कि सोसाइटी में कितनी पोल्यूशन फैल रही है, उससे सिर्फ अपनी कॉस्ट से गर्ज है, कॉस्ट मिनिमम होनी चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट कॉस्ट और प्रॉफिट को सामने रख के डिसीजन मेकिंग थोड़ी करती है, गवर्नमेंट तो ओवरऑल सोसाइटी की वेलफेयर को सामने रख के डिसीजन करती है। अब गवर्नमेंट हाउ टू प्रोड्यूस के डिसीजन में विच मेथड को यूज करेगी? जिसमें पोल्यूशन कम है। फॉर होम टू प्रोड्यूस, बताइए क्या सिर्फ रिच पर्संस के लिए प्रोडक्शन होगी? सबके लिए होगी। तो ये है बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो कि हर इकोनॉमी को फेस करना पड़ती है। वो क्या है और कैसे डिफरेंट इकोनॉमीज इनको डील करते हैं। अगेन मैं यहां पे ये नहीं कह रहा कि प्लैन्ड इकोनॉमी बेहतर है, दोनों तरह की स्कूल ऑफ थॉट है। कुछ कहते हैं फ्री इकोनॉमी बेहतर है, कुछ कहते हैं प्लैन्ड इकोनॉमी बेहतर है, कुछ कहते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी बेहतर है। हम सिर्फ एनालिसिस कर रहे हैं कि किस तरह की इकोनॉमी में वर्किंग किस तरह की होती है। नेक्स्ट, ये कंसेप्ट क्लियर हो गया, बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम या बेसिक इकोनॉमिक क्वेश्चन। बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम है क्या? कि हमारे रिसोर्सेज कम है, वांट्स अनलिमिटेड है। अच्छा, अपॉर्चुनिटी कास्ट। अपॉर्चुनिटी कास्ट का कंसेप्ट तो हमने पहले पढ़ा हुआ है। ये क्या होता है? कास्ट ऑफ वैल्यू ऑफ सैक्रिफाइस्ड अल्टरनेटिव, वैल्यू ऑफ बेस्ट अल्टरनेटिव सैक्रिफाइस्ड। आप यहां पे घर से पढ़ने के लिए आए, आप और भी बहुत से काम कर सकते थे, आपके पास ऑप्शन थी। आप फॉर एग्जांपल किसी जगह जाके जॉब कर सकते थे जिससे आपको अर्निंग होती। आप हो सकता है कि पार्क में वॉक करने के लिए चले जाते, हो सकता है जिम में एक्सरसाइज करने के लिए चले जाते, हो सकता है आप घर में टीवी देखते, हो सकता है दोस्तों के साथ गपशप लगाते, हो सकता है आप सो भी सकते थे। आपके पास बहुत सी ऑप्शन थी।
लेकिन आपने सेलेक्ट किया नहीं हमें इस वक्त में कॉलेज आके पढ़ना चाहिए, ये ऑप्शन सेलेक्ट किए। क्या इस ऑप्शन के बदले में आपने कोई चीज सेक्रीफाइस की? इसके अलावा जो कुछ भी 6-7 ऑप्शंस आपके पास थी आपने सारी की सारी सेक्रीफाइस की। फर्ज कीजिए हर एक ऑप्शन को एक वैल्यू दे दी जाती है 7, 6, 5, 4, 3, 2। आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी कॉलेज आने की? उन सब सातों की सातों ऑप्शन को सेक्रीफाइस किया, टोटल कर दे, वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है कि जो दूसरे नंबर पे बेस्ट अल्टरनेटिव था उसकी दूसरे नंबर पे बेस्ट अल्टरनेटिव। ठीक है, तो याद रखें हम जिंदगी में कोई भी डिसीजन करते हैं ना, कोई भी फैसला करते हैं तो उसके बदले कोई ना कोई चीज सेक्रीफाइस कर रहे होते हैं, बहुत सी चीजें, लेकिन जो बेस्ट अल्टरनेटिव होता है जिसको सेक्रीफाइस कर रहे होते हैं उसे इकोनॉमिक्स में कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। हमारे हर डिसीजन की कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। अब एग्जांपल से समझ, देखिए एग्जांपल के बगैर तो हमें बात समझ नहीं आती। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को एग्जांपल दे। मुझे ये बताइए हाउस होल्ड डिसीजन मेकिंग करता है, इसके भी हर डिसीजन की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी। फर्म्स डिसीजन मेकिंग करते हैं, हर डिसीजन की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी। गवर्नमेंट डिसीजन मेकिंग करती है, हर डिसीजन की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी। इंटरनेशनल ट्रेडर्स डिसीजन मेकिंग करते हैं, इनकी भी हर डिसीजन की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी। अब एग्जांपल दे रहा हूं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की, समझने के लिए एक एग्जांपल भी काफी है, लेकिन 4 एग्जांपल है, शायद किसी एक से समझ आए दूसरी समझ आ जाए। हाउस होल्ड जो है ये चीजों को कंज्यूम करते हैं। क्या ये सारी चीजों को कंज्यूम कर सकते हैं? इनके पास इतने रिसोर्सेज हैं? नहीं। इनके पास ऑप्शन है गुड ए को कंज्यूम करें या बी को करें। अगर ये गुड ए को सेलेक्ट करते हैं कि हम कंज्यूम करेंगे गुड ए को, तो इनकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी? गुड बी जो उन्होंने सैक्रिफाइस किया। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? वैल्यू ऑफ मोस्ट वैल्यूएबल अल्टरनेटिव, वैल्यू ऑफ बेस्ट अल्टरनेटिव सैक्रिफाइस्ड। बेस्ट अल्टरनेटिव कह ले, मोस्ट वैल्यूएबल अल्टरनेटिव कह ले, सैक्रिफाइस्ड। क्योंकि अगर ए को सिलेक्ट करते हैं, बी को इन्होंने सैक्रिफाइस कर दिया। फर्म में फर्म गुड ए भी प्रोड्यूस करना चाहती है, गुड बी भी करना चाहती है। क्या इसके पास अनलिमिटेड फैक्टर प्रोडक्शन है कि सारी ऑप्शन प्रोड्यूस कर ले? नहीं। अगर फर्म गुड ए को प्रोड्यूस करती है तो इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी? गुड बी जो प्रोड्यूस नहीं कर सके। गवर्नमेंट चाहती है कि हम अपने सिटीजन को हर सहूलत मुहैया करें। क्या हर सहूलत मुहैया कर सकती है? फर्ज कीजिए गवर्नमेंट के पास पैसे कम है, या तो ये सर्विस ए यानी हेल्थ सर्विस हॉस्पिटल बना सकती है, या सर्विस बी एजुकेशन स्कूल बना सकती है। अगर गवर्नमेंट डिसाइड करती है हम हॉस्पिटल बनाते हैं, तो इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी? एजुकेशन जो सैक्रिफाइस की। इंटरनेशनल ट्रेडर्स के पास ऑप्शन है, एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, लोकल मार्केट में भी सेल कर सकते हैं। अगर वो एक्सपोर्ट करते हैं उनकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी? लोकल मार्केट से जो रेवेन्यू हो सकता था वो उन्हें नहीं मिला, जो सैक्रिफाइस किया वो उनकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो सीखा क्या हमने? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? वैल्यू ऑफ मोस्ट वैल्यूएबल अल्टरनेटिव सैक्रिफाइस या वैल्यू ऑफ बेस्ट अल्टरनेटिव सैक्रिफाइस्ड, ये हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। याद रखें हमारे हर डिसीजन की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। ठीक है, मैं जब डिसीजन करना था टीचिंग में आने का, मेरे पास एक दूसरी ऑप्शन भी थी, क्या मैं प्रैक्टिस में फर्म में या इंडस्ट्री में काम कर सकता था। अब फर्ज कीजिए मैंने फैसला किया मैं जिस फर्म से आर्टिकल किए मैं उस फर्म में भी काम कर सकता था, मैं किसी दूसरी कंपनी में भी जाके काम कर सकता था। अगर मैं उसी फर्म में काम करता रहता, फर्ज कीजिए मुझे 20,000 पर मंथ मिलते। अगर मैं फर्म को छोड़ के किसी दूसरी कंपनी में चला जाता तो मुझे फर्ज कीजिए 30,000 पर मंथ मिलते। लेकिन मैं उन दोनों ऑप्शंस को छोड़ के टीचिंग सेक्टर में आया, मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? 20,000, 30,000 या 50,000? 30,000। वैल्यू ऑफ बेस्ट अल्टरनेटिव सैक्रिफाइस्ड वो 30,000 है। सम ऑफ ऑल अल्टरनेटिव सैक्रिफाइस नहीं अपॉर्चुनिटी का 30,000, ये मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। तो कंसेप्ट समझ आया अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का क्या जी? तो आज हमने कितने कंसेप्ट सीखे पार्टिसिपेंट्स?
या एजेंट्स ऑफ इकोनॉमी, बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मुझे बताइए क्विक सी समरी, कितने पार्टिसिपेंट्स या एजेंट्स हैं मार्केट में? 4। कौन कौन से? हाउस होल्ड, फर्म्स, गवर्नमेंट, इंटरनेशनल ट्रेडर्स। सिंपल इकोनॉमी में कौन से मार्केट पार्टिसिपेंट होते हैं? और क्लोज्ड इकोनॉमी में बायर सेलर गवर्नमेंट, और ओपन इकोनॉमी में बायर सेलर गवर्नमेंट इंटरनेशनल ट्रेडर। नेक्स्ट, बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम। ये बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज कब होती है, किस वजह से होती है? लिमिटेड रिसोर्सेज और अनलिमिटेड डिमांड्स की वजह से। बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम है क्या? कि हमें लिमिटेड रिसोर्सेज की वजह से डिसीजन मेकिंग करना पड़ती है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। ठीक है, अब ये डिसीजन मेकिंग प्लान्ड इकोनॉमी में भी होती है, मार्केट इकोनॉमी में भी होती है। कैसे डिसीजन मेकिंग की जाती है वो मैंने आपको आइडिया दे दिया, एक्सप्लेन कर दिया, एग्जांपल के साथ हमने शेयर किया। नेक्स्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्या डेफिनेशन? क्या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कंसेप्ट सिर्फ इंडिविजुअल पे अप्लाई होता है, सिर्फ फर्म पे, सिर्फ गवर्नमेंट पे, सिर्फ इंटरनेशनल ट्रेडर्स पे, या सब पे? बिल्कुल, हमने एग्जांपल के साथ डिस्कस कर लिया उसको, तो क्लियर हो गया ये। आज आपने घर जाके इनको पढ़ना है, याद करना है, और कल हमारा लेक्चर जो होगा उसमें हम एमसीक्यूज भी डिस्कस करेंगे 76 से लेके 100 तक। प्लस इसमें अगर आपके चैप्टर 5 से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस पेंडिंग है तो कल आप पूछ सकते हैं। आपको बताया था ना कि एक तरह से हमारे कुछ कंसेप्ट हमने कल रिवाइज करना है। ठीक है, तो अगर कोई क्वेश्चन हो नोट कर लीजिएगा, उनको भी डिस्कस करेंगे। आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म होता है।